नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं कुलदीप बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट की क्षमता 75% बढ़ाने का फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट की क्षमता को 75% बढ़ाने का फैसला। सीजेआई एनवी रमन्ना ने दी जज के 18 नए पदों की मंजूरी। फिलहाल तेलंगाना हाईकोर्ट में जजों के 24 पद, 10 पद खाली हैं। अब तेलंगाना हाईकोर्ट में हो सकेगी 42 जजों की नियुक्ति। इनमें से 32 होंगे स्थायी और 10 एडिशनल जज होंगे। वकीलों में से किया जाएगा 42 में से 28 जजों का चयन। और तेलंगाना हाईकोर्ट में इस समय 2,03,000 मुकदमे लंबित हैं और ऐसे में जजों की दरकार यहां पर थी। अब ये बड़ी खबर सामने है कि तेलंगाना हाईकोर्ट की क्षमता 75% बढ़ाने का फैसला लिया गया। सीजेआई एनवी रमन्ना ने जज के 18 नए पदों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कहा जा रहा है जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण भी जल्द ही हो सकेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद पनगड़िया का लेख छपा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद पनगड़िया का लेख कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं, गलतफहमियां हैं। इस प्रोजेक्ट पर ऐतराज करने का कोई ठोस कारण नहीं है। ये सभी मंत्रालयों को एक जगह नजदीक लाने का प्रयास है। और साथ ही सेंट्रल विस्टा से बाहर किराए की इमारतों में 12 मंत्रालय हैं। नए प्रोजेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे सभी 51 मंत्रालय। और प्रोजेक्ट में पुरानी ऐतिहासिक इमारतों से छेड़छाड़ नहीं। भविष्य में फायदेमंद ही रहेगा सेंट्रल विस्टा का पुनर्निर्माण, ये भी उन्होंने कहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है अरविंद पनगड़िया। राज्यसभा की 2 खाली सीटों को लेकर कांग्रेस में खींचतान की स्थिति देखी जा रही है। राज्यसभा की 2 खाली सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस के भीतर ही खींचतान की बात निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में राजीव सातव के निधन से एक सीट खाली और द्रमुक से समझौते के तहत तमिलनाडु से मिलेगी एक सीट, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही दोनों खाली सीटों पर कांग्रेस में उम्मीदवार की तलाश। महाराष्ट्र की सीट से राज्यसभा में जा सकते हैं मुकुल वासनिक। ऐसी खबर है कि महाराष्ट्र से हो सकता है कि राज्यसभा के लिए मुकुल वासनिक आगे हो। तमिलनाडु की सीट से गुलाम नबी आजाद को लाने का विचार भी हाईकमान की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस के G23 समूह में शामिल है वासनिक और आजाद। ये अगर ऐसा होता है तो बड़ी कवायद मानी जाएगी दोनों को मनाने के तौर पर। मीट सप्लाई करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अलर्ट मोड पर। मीट सप्लाई करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अलर्ट मोड पर। कंपनी JBS ने हैकर्स को दिए $11 मिलियन। साइबर अटैक के बाद हैकर्स को दिए करीब 80 करोड़ रुपए। और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JBS ने हैकर्स को सारा भुगतान बिटकॉइंस में किया है और भविष्य में साइबर अटैक और डेटा चोरी से बचाने की एवज में पैसा दिया गया। कंपनी पर पिछले सप्ताह हुआ था साइबर अटैक और JBS ने इस साइबर अटैक के बारे में अमेरिकी सरकार को भी सूचना दी थी। अब JBS के अमेरिका स्थित मुख्यालय पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के 2 संयंत्र बंद पड़े हुए हैं। कोविड की तीसरी वेव की तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिल चुके हैं, ऐसे में इसकी तैयारी भी चल रही है। कोरोना पीड़ित बच्चों को नहीं लगाया जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन, तैयारी की जा रही है। अभी महत्वपूर्ण खबर है, कोरोना पीड़ित बच्चों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाया जाए। DGHS ने बच्चों के इलाज की गाइडलाइन जारी की और सामान्य लक्षण पर पैरासीटामोल और गार्गल से इलाज किया जा सकेगा, ऐसा भी कहा गया। जो नई गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि सामान्य अगर लक्षण है, माइल्ड सिम्टम है, तो पैरासीटामोल और गार्गल से ही इलाज संभव है। सामान्य और मध्यम मामलों में HRCT से बचा जाए, ये भी कहा गया कि HRCT से बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। अगर सामान्य लक्षण है या फिर मध्यम लक्षण भी है तो HRCT ना ही कराएं। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन प्रबंधन हो, स्टेरॉइड का उपयोग सावधानी से सही समय पर उचित मात्रा में हो, डॉक्टर से राय मशवरा करके ही स्टेरॉइड दिया जाए। तेजी से बढ़ रहा मानसून। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का बना क्षेत्र, ये बड़ी खबर है। तेजी से मानसून आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना, जिसकी वजह से भारी बारिश के आसार हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। अगले 2-3 दिन में तेजी से आगे बढ़ सकता है मानसून। कहा यह जा रहा है कि कई हिस्सों में, कई राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी देखी जा रही है। खबर ये भी कि आने वाले 2-3 दिनों में मानसून की दस्तक वहां पर भी हो सकती है। तेजी से आगे बढ़ेगा मानसून और मध्य पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ सकता है मानसून। ऐसी खबर है कि मध्य पूर्वी भारत के कुछ जिलों में, कुछ हिस्सों में तेजी से मानसून आगे बढ़ सकता है। सप्ताहांत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश हो सकती है।
और 11 जून को बंगाल और बिहार में भारी बारिश की आशंका है। 11 और 12 जून को पूर्वी एमपी, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। साथ में 11 से 13 तारीख तक झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तक मानसून पहुंच जाएगा, ऐसी खबर है। और इन स्थानों पर भारी मानसूनी बारिश के आसार मौसम विभाग के द्वारा जाहिर किए गए। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ है। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद। ये राहत वाली खबर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.69% बढ़त के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स 358.83 अंकों की बढ़त के साथ 52,300.47 के स्तर पर बंद हुआ है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.65% के बढ़त के साथ बंद हुआ है और निफ्टी 102.42 अंकों की बढ़त के साथ 15,737.75 के स्तर पर बंद हुआ है। और बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 677.17 अंक के लाभ में रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का डिप्टी सीएम बनाने की सिफारिश की जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन के बीच में लंबे वक्त से विवाद भी चल रहा है। जैसे कि आपको याद है, नवजोत सिंह सिद्धू को खबर यह है कि पंजाब का डिप्टी सीएम बनाने की सिफारिश हो रही है। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। पंजाब मामले में खड़गे समिति ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है और साथ ही रिपोर्ट में कहा गया सिद्धू को सुटेबली अकोमोडेट किया जाए और साथ ही संगठन में सभी वर्गों, जातियों, क्षेत्रों को अवसर मिले, ये भी रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट को माना जा रहा सिद्धू को डीवाईसीएम बनाने की सिफारिश यानी कि डिप्टी सीएम बनाने की सिफारिश के तौर पर रिपोर्ट को देखा जा रहा है। अंतिम फैसला अलकमान पर छोड़ा गया है। जो आखिरी फैसला होगा पंजाब की राजनीति को लेकर, सिद्धू को लेकर, वो खुद अलकमान का होगा। रिपोर्ट के आधार पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद आखिरी फैसला क्या होता है, लगातार नजर उसको लेकर भी है। पंजाब सरकार को लेकर पार्टी में असंतोष पर सोनिया ने बनाई थी समिति, आपको याद होगा। पंजाब सरकार को लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आई थी। असंतोष है, गुटबाजी है, अंतरकलह है, उसको लेकर सोनिया ने खुद एक कमेटी बनाई थी, समिति बनाई थी और समिति में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा हरीश रावत और जेपी अग्रवाल थे। अब बड़ा सवाल है कि क्या कैप्टन अमरिंदर राजी होंगे सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने पर, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि अलकमान तो चाहता है सिद्धू को कोई जिम्मेदारी मिले, लेकिन अमरिंदर इससे खफा हो रहे हैं। अब नजर ये है कि क्या डिप्टी सीएम बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, इस पर कोई फैसला आगे बढ़ेगा, नजर रहेगी। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण मुलाकात दिल्ली में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण मुलाकातें उनकी हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई। योगी खुद गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे, अमित शाह के साथ मुलाकात की। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। जाहिर सी बात है यूपी में आगामी साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2022 में, इसीलिए भी कहा जा रहा है कि रणनीति के तौर पर इस मंथन को देखा जा रहा है। और इसके साथ ही यूपी संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव है। खबर ये भी कि यूपी संगठन को लेकर लंबे वक्त से बातें भी चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। हो सकता है गृह मंत्री से इन मसलों को लेकर भी बातचीत हुई हो योगी आदित्यनाथ की। और AK शर्मा, ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा भी चल रही है। और साथ ही यूपी भाजपा प्रभारी और संगठन में बदलाव चाहता अलकमान, इन सभी मुद्दों पर अलकमान के सामने अपनी बात रख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसी खबर है। और इस बीच पीएम मोदी से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा। खबर ये भी है कि जब योगी और गृह मंत्री के बीच में बातचीत हो रही थी, मंथन हो रहा था अलग अलग मसलों को लेकर, तो इसी बीच पीएम मोदी से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे। अलबत्ता 6-7 महीने बाद होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव और यहाँ पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। कल पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ भी योगी की बैठक होगी, लगातार नजर है। आज की बैठक में जो होगा शाम तक निकलकर सामने आएगा। उसके बाद कल पीएम मोदी से बैठक होनी है, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। क्या कुछ होता है उस पर भी अपडेट हम आपको देंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा नए सीएम बने हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबी दूर करने के लिए अल्पसंख्यक परिवार नियोजन पर ध्यान दें। अब उनका ये बड़ा बयान है, गरीबी दूर करने के लिए अल्पसंख्यक परिवार जो है नियोजन पर ध्यान दें और साथ ही इसके लिए उनकी सरकार अल्पसंख्यक महिलाओं में जगाएगी जागरूकता अभियान वहां पर चलाया जाएगा। अल्पसंख्यकों में गरीबी और अशिक्षा की जड़ है जनसंख्या बढ़ोतरी। सरकार गरीब तबके की संरक्षक है, ये भी उन्होंने कहा है कि जो गरीब तबका है उन पर भी सरकार की नजर है। उनके संरक्षक के तौर पर गरीब लोग जो है सरकार को देख सकते हैं, लेकिन जनसंख्या की समस्या से लड़ने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का सहयोग भी जरूरी है।
जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। कई राज्यों में ये चिंता भी जाहिर की जा रही है। राज्य की सरकार इसको लेकर बेहद चिंतित है। असम में भी ये हो रहा है। खुद बयान दिया हेमंत बिस्वा शर्मा नए सीएम बने हैं असम के। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की जो समस्या है उससे लड़ने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का साथ बहुत जरूरी है, उनका सहयोग बहुत जरूरी है। सरकार में 30 दिन पूरे होने पर बोले असम के सीएम। और शर्मा के बयान पर मुस्लिम समुदाय का विरोध हो सकता है। ऐसी भी खबर है कि हो सकता है इस पर मुस्लिम समुदाय ऐतराज जाहिर करे। वैक्सीनेशन अभियान युद्ध स्तर पर करने का सुझाव। वैक्सीनेशन को लेकर वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है। वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बीच में धीमी पड़ी थी, लेकिन अभी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है वैक्सीनेशन ने। अब इसको युद्ध स्तर पर करने का सुझाव दिया गया। वैक्सीनेशन को लेकर वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया और कहा कि सितंबर तक 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे, ऐसी कोशिश होनी चाहिए, टारगेट हो। इसके लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चले। रोजाना 24 घंटे वैक्सीन लगे। मॉल्स, स्कूलों में भी टीका अभियान चलाया जाए, ये कहा गया। ये बड़ी बात है जो कही गई है। रोजाना 24 घंटे वैक्सीन लगे, इस पर जोर दिया गया। मॉल्स हो या फिर स्कूल हो, अगर वहां पर जो लोग भी आते हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाए। तेजी से वैक्सीनेशन होने पर ही आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। ऐसा कहा गया है कि अगर आर्थिक गतिविधियों में सुधार की हम उम्मीद करते हैं तो इसके लिए वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर होना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था में होगा सुधार तो दिवाली मनेगी अच्छी। अब ये भी कहा गया कि अर्थव्यवस्था में अगर सुधार होगा तो दिवाली पूरे देश की अच्छी मनेगी। 2019-20 में भाजपा को कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा चंदा। भाजपा को 750 करोड़ और कांग्रेस को 139 करोड़ रुपए चंदा मिला। राकपा को 59 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 8 करोड़ रुपए और साथ ही माकपा को 19 करोड़ 6 लाख, भाकपा को 1 करोड़ 9 लाख रुपए चंदा। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को दिया। खबर यह कि कॉर्पोरेट कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा किसी को दिया तो वो है भारतीय जनता पार्टी। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला 217 करोड़ 75 लाख रुपए का चंदा और साथ ही जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिले 45 करोड़ 95 लाख रुपए। जुपिटर कैपिटल से 15 करोड़, आईटीसी से 76 करोड़ रुपए मिले और साथ ही लोढ़ा डेवलपर से 21 करोड़, गुलमर्ग रियल्टर्स से 20 करोड़, साथ ही डीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से 35 करोड़ रुपए चंदा मिला है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय है स्टेट्स एंड द यूनियन। लोकतंत्र में केंद्र सरकार का राज्यों के साथ तालमेल जरूरी है। ये इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय आपको बता रहे स्टेट्स और द यूनियन। लोकतंत्र में केंद्र सरकार का राज्यों के साथ में तालमेल कैसा है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और तालमेल बहुत जरूरी है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। वैक्सीन के मामले में राज्यों को जिम्मेदार बताना ठीक नहीं है, ये भी कहा गया। वैक्सीन की जो भारी किल्लत अलग अलग राज्यों में दिखाई दी, इसके लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, ये भी कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन नीति बदली, इसका स्वागत है, लेकिन राज्यों को आरोपों के घेरे में लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी कहा गया कि केंद्र की वैक्सीन नीति की तारीफ होनी चाहिए, इसको बदला गया, ये सराहनीय है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन राज्यों को आरोपों के घेरे में लाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई राज्य कर रहे 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग, उनकी मांग पर विचार क्यों नहीं करती केंद्र की सरकार, ये भी कहा गया। कृषि कानूनों को लेकर कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो केंद्र का लगातार विरोध भी कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी मांग पर केंद्र की सरकार विचार क्यों नहीं करती। बंगाल चुनाव के बाद ज्यादा बिगड़ रहा केंद्र राज्य का तालमेल, ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उसके बाद से ज्यादा खराब हो रहा है केंद्र और राज्य का तालमेल। लोकतंत्र के समृद्ध इतिहास पर ध्यान देने की इस वक्त बहुत जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जितिन प्रसाद का इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस को जनता का समर्थन दिलवाने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ। राजनीति में जनता की सेवा करना एकमात्र लक्ष्य है, जितिन प्रसाद ये कह रहे हैं जो कि भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि राजनीति में जनता की सेवा सर्वोपरि है, एकमात्र लक्ष्य है। निस्वार्थ भाव से काम कर रहे प्रधानमंत्री मोदी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र है बीजेपी का। इस समय एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, इसलिए पूरे मन से भाजपा के लिए काम करने का फैसला उन्होंने किया है। जितिन प्रसाद का राजनीतिक इतिहास आपको बताते हैं। जितिन के पाला बदलने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भाजपा को कितना फायदा होगा जितिन की एंट्री से। जितिन प्रसाद यूपी में ब्राह्मण समाज के एक बड़े चेहरे, ऐसे में भाजपा को मिल सकता मनोवैज्ञानिक लाभ, क्योंकि ब्राह्मण बताए जाते हैं पार्टी से नाराज यूपी में। लेकिन जितिन का खुद का हाल का चुनावी इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा। 2004 में शाहजहांपुर और 2009 में धौरहरा से लोकसभा चुनाव जीते। यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2014 और 2019 में धौरहरा से बुरी तरह से लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। 2019 में अपनी जमानत भी जब्त करवा चुके जितिन प्रसाद 2017 में तिलहट से
विधानसभा चुनाव में भी मात खाई थी। हाल ही में पंचायत चुनाव में हारी उनकी भाभी राधिका प्रसाद भी। ऐसे में 2022 के चुनाव में भाजपा को कितने वोट दिला पाएंगे जितिन प्रसाद, लगातार इसको लेकर नजर है। अब ये कहा जा रहा है कि अचानक से जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया, लेकिन जो राजनीतिक जानकार है वो ये कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है जितिन प्रसाद की कि 2022 में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा उनसे मिल पाएगा। यूपी में सीनियर आईएएस नवनीत सहगल का बढ़ता हुआ कद। यूपी में सीनियर आईएएस हैं नवनीत सहगल, जिनका बढ़ता हुआ कद दिखाई दे रहा है। नवनीत सहगल को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। एसीएस रेशम और हथकरघा विभाग का अतिरिक्त जिम्मा उनको मिला है, अतिरिक्त चार्ज मिला। एसीएस रमा रमन के सेवानिवृत्ति के बाद खाली पद हुआ था और सीनियर आईएएस सहगल एसीएस सूचना एमएसएमई के मुखिया हैं। एक्सपोर्ट्स प्रमोशन, खाद्य और विलेज इंडस्ट्री के भी आईएएस हैं सहगल और मुख्यमंत्री की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं सहगल। प्रदेश में पेट्रोल पंप लगाने के मामले में बड़ी खबर है। राज्य सरकार लागू करेगी एनजीटी के निर्देश। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में पेट्रोल पंप लगाने के मामले में बड़ी खबर है। राज्य सरकार लागू करेगी एनजीटी के निर्देश। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों को इस बारे में हिदायत दी है। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में जारी किए हैं आदेश। और स्कूल और 10 बेड या उससे अधिक बेड वाले अस्पताल, आवासीय क्षेत्र के 50 मीटर के दायरे में नहीं दी जाएगी स्वीकृति। नया पेट्रोल पंप लगाने की नहीं दी जाएगी स्वीकृति, ये साफ कर दिया गया। जिस भूमि के ऊपर से जा रही बिजली की हाई टेंशन लाइन, उस भूमि पर भी पेट्रोल पंप लगाने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। पेड़ों को बचाने के लिए चलेगा कैंपेन। ये महत्वपूर्ण खबर है। पेड़ों को बचाने के लिए कैंपेन चलेगा। जेएलएन समेत 10 प्रमुख सड़कों पर 1640 पेड़ डामर के शिकंजे में। पेड़ों के आसपास डामर की परत चढ़ने से हवा पानी बंद हो गया है। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के निर्देश पर पेड़ों को बचाने की कवायद हो रही है, पहल की जा रही है। अब ऐसे पेड़ों को प्राकृतिक रूप से मिलेगी सुरक्षा। वन विभाग में विरोधाभासी आदेश से चर्चा हो रही है। वन विभाग में विरोधाभासी आदेश से चर्चा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा जो आदेश दिया बेअसर हुआ। मोहनलाल मीणा ने 7 जून को सरकार को भेजा था एक खास पत्र। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने और पत्र लिखा था। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को फिलहाल बंद रखने को लेकर पत्र लिखा गया। पत्र में एनटीसीए की एडवाइजरी का भी हवाला दिया गया था, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में वन सचिव बी प्रवीण ने जारी कर दिया अलग ही आदेश। टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क, जू को छोड़कर शेष सेंचुरी में पर्यटन गतिविधि शुरू करने के आदेश दे दिए गए। बड़ा सवाल, जब टाइगर रिजर्व और बायोलॉजिकल पार्क रहेंगे बंद तो सेंचुरी खोलने का औचित्य आखिर क्या है। इससे ना तो पर्यटन बढ़ेगा, ना ही मिलेगा सरकार को अपेक्षित राजस्व। फिर कोरोना संक्रमण के दौर में वर्चस्व की लड़ाई में इस आत्मघाती कदम का क्या फायदा होगा, ये बड़ा सवाल। और इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।